सुबह सुबह एना की नींद उसके बेटे जेन की वजह से खुलती है, जो उसके बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। वो एना के साथ पूल में डाइविंग गोताखोरी करना चाहता है, लेकिन एना उसे समझाती है कि उसे काम पर जाना है और जेन को अपने किंडरगार्टन। उसी पल एना को बादलों के गरजने की बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखने के लिए खिड़की के पास जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और सड़क पर पानी भरना शुरू हो गया है, लेकिन एना को लगता है कि अभी स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि वो अपनी दिनचर्या बदल दे। वो नाश्ता बनाना शुरू करती है और साथ ही उसे जेन की चिढ़ाने वाली शरारतों को भी झेलना पड़ता है। उसकी माँ का फ़ोन आता है जो हालात के बारे में पूछती हैं, लेकिन एना उन्हें यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगी। खाना बनाते समय एना को पानी की एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि ये बाथरूम से आ रही है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो यह देखकर दंग रह जाती है कि उसके फर्श पर चारों तरफ पानी फैल चुका है। शहर में इतनी भयानक बाढ़ आ गई है कि पानी उसके अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट ऑफिस से घोषणा होती है कि बाढ़ का पानी 7 इमारतों की दूसरी मंजिल तक और अन्य 3 की तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है। सभी प्रभावित निवासियों को ऊपरी मंजिलों पर जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन लिफ्ट खराब हो चुकी हैं। जेन लगातार उत्साह में बहुत जोर जोर से बातें कर रहा है और खेलने की जिद कर रहा है, जिससे एना का सब्र टूट जाता है। वह उसे डांटती है और उसकी बात न मानने के लिए उसे मेज के ऊपर बिठा देती है। फिर वो सामान पैक करना शुरू करती है और नोटिस करती है कि पानी अब उसके पैरों को ढकने लगा है। उसी समय उसे अपनी कंपनी के एक सिक्योरिटी एजेंट का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए रास्ते में है। वो नहीं चाहता कि एना पैकिंग करने में समय बर्बाद करे। वो बस चाहता है कि एना जेन को लेकर फौरन ऊपर चली जाए। अचानक फ़ोन कट जाता है और पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। एना जेन की दवाइयाँ रखने के लिए एक छोटा बैग उठाती है, फिर वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है। जेन दुखी है और कोठरी क्लोजेट में छिपा हुआ है, इसलिए एना उसे चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगती है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर आने के लिए मना लेती है। जब वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सभी पड़ोसी सूटकेस लेकर अपने घरों से निकल रहे हैं। एना गलियारे में लोगों से बचकर दौड़ती है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके सीढ़ियों तक पहुंच सके। दुर्भाग्य से उसे सीढ़ियों पर लोगों की भारी भीड़ मिलती है जो हिलने का नाम नहीं ले रही। निराश होकर एना गलियारे की दूसरी तरफ दौड़ती है और देखती है कि आसपास की सभी इमारतों का भी यही हाल है। वो इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंचती है और ऊपर चढ़ना शुरू करती है। जेन लोगों को पानी में तैरते हुए देखता है, इसलिए एना उसका ध्यान भटकाने के लिए गाना गाने लगती है। कुछ मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद एना ये देखकर टूट जाती है कि सीढ़ियों का रास्ता ढेर सारे सामान से बंद है। वो जेन को नीचे उतारती है और सामान के ऊपर से चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। एना किसी तरह खुद को संभाल लेती है। हालांकि पानी में लाशों को देखकर उसे एहसास होता है कि ये कितना खतरनाक है, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करती है। जब वे दूसरी मंजिल के गलियारे से जा रहे होते हैं तो बहुत से लोग बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। तभी एना को अपना नाम सुनाई देता है और वो देखती है कि वही सिक्योरिटी एजेंट उसे ढूंढ रहा है। वो उसकी ओर दौड़ना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जेन भीड़ के पीछे पीछे एक अपार्टमेंट के अंदर चला गया है। अंदर जाकर एना पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन तभी खिड़की की तरफ से आती एक विशाल लहर को देखकर वो सुन्न पड़ जाती है। इसे देखकर उसे पुरानी याद आती है जब वो अपने पति गुआन के साथ पानी के अंदर एक कार में फंस गई थी। वो लहर खिड़की तोड़कर अंदर आती है और अपार्टमेंट में पानी भरते ही कई लोगों से टकराती है। एना का बैग खो जाता है और वो उसे बचाने के लिए उसकी ओर तैरने की कोशिश करती है, लेकिन बैग टूटी हुई खिड़की से बाहर बह जाता है और एना को सांस लेने की ज़रूरत महसूस होती है। पानी और छत के बीच थोड़ी सी जगह बची है, इसलिए एना एक गहरी सांस लेती है और जेन को खोजने के लिए फिर से पानी में गोता लगाती है। दूसरे कमरे में उसे अपने बेटे का बेहोश शरीर मिलता है और वो तुरंत उसे पकड़कर दरवाजे की ओर भागती है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, दरवाज़ा नहीं खुलता और वो खुद भी बेहोश हो जाती है। उसी पल सिक्योरिटी एजेंट हाइजो दरवाज़ा खोलता है और एना को जगाकर अपार्टमेंट से बाहर निकलने में मदद करता है। वे तैरकर सतह पर आते हैं और बालकनी की रेलिंग लांघकर वापस गलियारे में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हाइजो जेन को CPR देता है, जिससे उसे होश आ जाता है और वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाता है। हाई जो उनका वीडियो बनाता है और अपनी कंपनी को रिपोर्ट भेजता है कि उनकी लीड रिसर्चर सुरक्षित है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और जेन बताता है कि पानी को देखकर उसे वो समय याद आ रहा है जब उसके पिता कार में डूब गए थे। जब वे ऊपर की मंजिल पर जा रहे होते हैं तो हाई जो बताता है कि कंपनी का एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ रहा है। वो ये भी बताता है कि 3 घंटे पहले एक एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह अंटार्कटिका से टकराया है, जिसकी वजह से पिघली हुई सारी बर्फ समुद्र के पानी के साथ उत्तर की ओर आ रही है। सरकार को इसके बारे में पता था,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे इसे रोक नहीं सकते थे, जिसका मतलब है कि आज मानवता खत्म हो जाएगी। एना को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता तो हाई जो उसे बताता है कि उसकी कंपनी सिर्फ एक एआई लैब नहीं है, उसका असली काम एक नई मानव जाति बनाना था। दो लोग इमोशन इंजन, भावनाओं वाली तकनीक पर काम कर रहे थे, एना और उसकी बॉस, जिसकी बाढ़ में अपने बच्चे के साथ मौत हो चुकी है। एना समझाने की कोशिश करती है कि इमोशन इंजन अभी टेस्टिंग में था, लेकिन हाई जो को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी टीमें अपना काम पूरा कर चुकी हैं। इंसानों जैसे शरीर तैयार हैं जिन्हें बुद्धि और प्रजनन की क्षमता दी जा चुकी है, अब उन्हें बस भावनाओं की जरूरत है। तभी जेन कहता है कि उसे पॉटी आई है, इसलिए वे बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए पास के एक अपार्टमेंट की ओर भागते हैं। एना को मौका मिल जाता है और वो हाई जो का फोन उधार लेकर अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वह उनसे बहुत प्यार करती है। अचानक उन्हें दीवारों में कुछ आवाज सुनाई देती है और किचन की गैस पाइप फट जाती है। पूरे अपार्टमेंट में गैस भरने लगती है तो तीनों बाहर की तरफ भागते हैं। दूसरे अपार्टमेंट भी फटने लगते हैं और गलियारे के दोनों तरफ आग फैलने लगती है। हाई जो अगली मंजिल पर चढ़ने के लिए बालकनी की रेलिंग पर खड़ा होता है। एना जेन को उसे सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा डर के मारे माँ को नहीं छोड़ता और एना का हाथ छूट जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। कार एक्सीडेंट की यादें फिर से उसके दिमाग में आती हैं, लेकिन वो किसी तरह सतह पर पहुंचती है और एक बोट को पकड़ लेती है। वह वापस बिल्डिंग की ओर तैरती है, जहां उसे लिफ्ट के अंदर जीसू नाम के एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहा है। एना अपने हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वो कोई औजार ढूंढने के लिए अगली मंजिल पर भागती है। तभी वो देखती है कि कुछ लुटेरे एक अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं और लोगों पर हमला करने की बातें कर रहे हैं। डर के मारे वह वापस नीचे की ओर भागती है। एना फिर से लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब पानी लिफ्ट को लगभग पूरा ढक चुका है और जीसू की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी एक विशाल लहर इमारत से टकराती है और एना एक बार फिर पानी के नीचे चली जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने कार की खिड़की तोड़ी थी और गुआन ने उससे कहा था कि वो जेन को लेकर आगे तैरे, लेकिन गुआन बेहोश हो गया और तैर नहीं सका, इसलिए उसने अपने बेटे को एना को सौंप दिया और उन्हें अपने बिना ही जाने को मजबूर कर दिया। वर्तमान में एना सीढ़ियों पर वापस आती है और जेन और हाई जो से मिलने के लिए दौड़ती है। उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और उसे अपनी दवा की जरूरत है, जिसे एना ने पहले खो दिया था। वो उसे गोद में उठाती है और दवा खोजने के इरादे से अपार्टमेंट की ओर भागती है। हाई जो उसे रोकने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि वे बच्चे को दोबारा बना सकते हैं क्योंकि उनके पास उसका डेटा है, लेकिन एना सुनने से इनकार कर देती है। वो एक अनजान घर में घुसती है और रसोई से सामान उठाकर एक पारंपरिक दवा बनाती है और जेन के मुंह में डाल देती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एना अपनी बॉस हैनमो से कह रही है कि वो जेन को छोड़ना चाहती है। जब हैनमो पूछती है कि क्या ऐसा गुआन की मौत की वजह से है, तो एना बताती है कि वो जेन से सिर्फ काम की वजह से मिली थी और स्वीकार करती है कि वो माँ बनने के लायक नहीं है। हैनमो कहती है कि कोई भी माँ बनने के लिए पैदा नहीं होता और पुष्टि करती है कि इमोशन इंजन तैयार है। हैनमो सोचती है कि क्या उन्हें इन बच्चों को कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। वर्तमान में घरेलू दवा से जेन बेहतर महसूस करता है और कहता है कि उसे बीमार होना पसंद है, क्योंकि तब एना उस पर ध्यान देती है। जब वे बाहर देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं कि धूप निकल आई है और तूफान खत्म हो गया है। हाई जो एना को बताता है कि उसे शेल्टर शरण स्थल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जेन साथ नहीं आ सकता। वो कबूल करता है कि वो यहाँ नई मानव जाति की वजह से नहीं आया, बल्कि वो ये देखना चाहता था कि एना अपने बच्चे जेन के साथ क्या करेगी। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। उसी समय आसमान फिर से काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पानी बहुत तेज रफ्तार से इमारत में चढ़ने लगता है। तीनों जितनी जल्दी हो सके सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। एना गलियारे में एक गर्भवती जोड़े को मदद मांगते हुए देखती है, लेकिन हाई जो उसे उन्हें नजरअंदाज करने और आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर करता है। जेन अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब वो पेट में था, जिससे एना इतनी परेशान हो जाती है कि वो टूट जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती। हाई जो समझाता है कि चूंकि हैनमो अपने बच्चे के साथ मर चुकी है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए नई मानवता बनाने की इकलौती उम्मीद अब जेन ही है। वे छत पर पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़ा है। कंपनी की प्राथमिकता मानवता को विलुप्त होने से बचाना है, इसलिए एना को तुरंत लैब जाकर इमोशन इंजन पूरा करना होगा। सुरक्षा टीम जेन को न्यूमैन 77 बुलाती है और उसे एना से छीन लेती है। एना बेबस होकर देखती है कि उसके बच्चे को हथकड़ी पहना दी गई है। एना हाई जो से मदद मांगती है तो वो खुलासा करता है कि हैनमो मरी नहीं है, वो अपने बच्चे के साथ भाग गई क्योंकि वो उसे छोड़ने के बजाय मरना पसंद करती थी। गार्ड जेन को इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और उसके बाल काटने लगते हैं।
एना दया की भीख मांगती है, लेकिन गार्ड बताते हैं कि कोई शेल्टर नहीं है और वे हाईजो को गोली मार देते हैं। पता चलता है कि यहाँ सब मर जाएंगे और केवल एना को बचने की अनुमति है। एना जेन को आखिरी बार विदा कहती है, जिसके बाद वे उसका डेटा निकालने के लिए उसका सिर काट देते हैं और उसे एक बॉक्स में रख देते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, जिसमें केवल पायलट, वो बॉक्स और एना है। एना को अपनी जेब में जेन का चश्मा मिलता है। जैसे ही तूफान पूरी दुनिया को डुबो देता है, 7 रॉकेट धरती से रवाना होते हैं, जिनमें बचे हुए वैज्ञानिक सवार हैं। डायरेक्टर हुई सो का संदेश बताता है कि 15 मिनट में हजारों उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरेंगे और अधिकांश जीवन समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों को प्रोजेक्ट पूरा करना होगा ताकि मानवता विकसित होकर जीवित रह सके। वे शरीर तो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें भावनाओं की जरूरत है। लक्ष्य एक माँ और बच्चे को तैयार करना है ताकि समाज शुरू हो सके। बच्चा तैयार हो चुका है, बस माँ का हिस्सा पूरा करना है। जैसे ही उल्कापिंड रॉकेट से टकराने वाले होते हैं, एना सिमुलेशन से जुड़ जाती है और बिस्तर पर जागती है। इस बार पानी पहले से ही अपार्टमेंट में भर रहा होता है और एना को हाईजो का वही फोन आता है कि वे उन्हें लेने आ रहे हैं। एना को हैन मो के साथ हुई अपनी बातचीत याद आती है और उसे समझ आ जाता है कि गार्ड्स जेन को उससे छीन लेंगे। दवा लेने के बाद एना जेन से कहती है कि वो उसकी बात माने और किसी अजनबी के पीछे न जाए। जेन रोने लगता है और उसे झूठी कहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो हर रोज 6 साल का ही क्यों रहता है। उसकी बातों को अनसुना कर एना उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों की ओर भागती है, लेकिन वहां हर तरफ भीड़ होती है। तभी एक विशाल लहर इमारत से टकराती है। एना जेन को कसकर पकड़ लेती है और तैरकर सतह पर आती है। वो जेन को गलियारे की रेलिंग पर चढ़ने में मदद करती है और खुद भी ऊपर चढ़ती है, लेकिन उसे जेन कहीं नहीं दिखता। एना गलियारे में दौड़ती है, पर एक और लहर आने पर उसे रुकना पड़ता है। वो पानी में देखती है कि जेन तैरने की कोशिश कर रहा है। वो पानी में कूद जाती है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि वो उस तक नहीं पहुंच पाती। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर देखकर उसे पिछले सिमुलेशन की याद आती है और उसे अपनी जेब में जेन का चश्मा मिलता है। अचानक एक तैरती हुई कार पीछे से उसे टक्कर मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और सिमुलेशन फिर से रीसेट शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद हाईजो एना को होश में लाने के लिए उसकी छाती दबाता है। उसकी शर्ट पर नंबर 787 लिखा है, जिसका मतलब है कि वो 787 बार इस सिमुलेशन में असफल हो चुकी है। हाई जो उसे एक फोटो दिखाता है, जिससे पता चलता है कि जेन भीड़ के पीछे गया था और पानी में डूबने वाला बच्चा वो नहीं था। एना उसे ढूंढने निकलती है और जब हाई जो उसे रोकता है तो वो उसकी बंदूक छीनकर फर्श पर गोली चला देती है और सच बताने की मांग करती है। तभी अपार्टमेंट फटने लगते हैं और धमाके में एना की फिर से मौत हो जाती है। सिमुलेशन 1931 में एना बालकनी से गिरने वाली होती है कि हाई जो उसे बचा लेता है, लेकिन एना उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे डर है कि वो उसके बेटे को छीन लेगा, इसलिए वो पानी में कूद जाती है। वो देखती है कि एक आदमी ने जेन को दूसरी बालकनी पर पकड़ रखा है, तो वो वापस बिल्डिंग में जाती है। रास्ते में उसे फिर से लिफ्ट में फंसी जीसू के रोने की आवाज आती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डूब जाती है। वो हर बार उसे बचाने की कोशिश में मरती है। अब वो सिमुलेशन नंबर 407 में है। वो ऊपर जाकर सफाई वाली कोठरी से एक पोछा मॉप लेती है और उसका डंडा तोड़कर लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है। जीसू बाहर निकल आती है और वे अगली मंजिल पर जाते हैं। वहां वे एक अपार्टमेंट से सूखे कपड़े लेते हैं और जीसू बताती है कि उसने लुटेरों को एक बच्चे के बारे में बात करते सुना है। एना उसी तरफ भागती है, पर उसे याद आता है कि पिछली बार लुटेरों ने उसे मार दिया था। इस बार वो छिपकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे देख लेते हैं। वह जेन के बारे में पूछती है, पर वे उसे नजरअंदाज कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरी बालकनी से हाई जो उसे आवाज देता है और पकड़े जाने के डर से लुटेरे एना को अंदर खींच लेते हैं। अपार्टमेंट के मालिकों को बेहोश देखकर एना लुटेरे को लात मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे दबोच लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। एना मरने ही वाली होती है कि उसे एक हथौड़ा मिलता है, जिससे वो हमलावर के सिर पर वार करती है। तभी दूसरा लुटेरा उसे पीछे खींच लेता है और दोनों उसे मारने ही वाले होते हैं कि जीसू और हाई जो वहां पहुंच जाते हैं। हाई जो आसानी से उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन एना को अभी भी जेन का पता नहीं चला है। वो उसे दी गई घरेलू दवा को याद करती है। अपार्टमेंट के मालिक उसे बची हुई दवा देते हैं। एना जीसू से साथ चलने को कहती है क्योंकि यहाँ पानी भरने वाला है, लेकिन जीसू अपने दादा दादी के साथ रुकने का फैसला करती है। कंपनी के फोन के बाद हाई जो बताता है कि उसकी टीम नाव लेकर पूरे बिल्डिंग में जेन को ढूंढेगी। एना को याद आता है कि कैसे पिछली बार जेन के साथ क्रूरता की गई थी, इसलिए वो खुद उसे ढूंढने में जुट जाती है। अब यह सिमुलेशन नंबर 7993 है। तलाश के दौरान एना देखती है कि गार्ड्स लुटेरों को गोली मार रहे हैं।
अगली मंजिल पर उसे दीवार पर बच्चों की ड्राइंग मिलती है और उसे याद आता है कि जेन उसके टैबलेट पर प्यार भरे चित्र बनाता था। आगे बढ़ने पर वो देखती है कि उस गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। एना उसकी मदद करती है और उन्हें अपनी जैकेट दे देती है। वह देखती है कि उसका पति बच्चे के लिए गर्म पानी लाया है। ये देखकर एना को पछतावा होता है कि उसने कितनी बार जेन को नज़रअंदाज किया। वो अपना फ़ोन चेक करती है और ये देखकर टूट जाती है कि उसमें हज़ारों ऐसी ड्राइंग्स हैं जिनमें एना उसे छोड़कर हेलीकॉप्टर में जा रही है। तभी दूसरी मंजिल से हाई जो चिल्लाता है कि उसे जेन मिल गया है। एना दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसती है, एजेंट पीछे से उसे पकड़ लेते हैं। हाई जो कहता है कि वे छत पर उसे आखिरी बार विदा कहने का मौका देंगे। तब एना उसे याद दिलाती है कि वो हाई जो हर बार छत पर मर जाता है। तब खुलासा होता है कि ये सिमुलेशन नंबर 13,417 चल रहा है। जब हाई जो और जानकारी मांगने की कोशिश करता है तो एजेंट उसे बाहर निकाल देते हैं। वापस जाते समय हाई जो को पिछले सिमुलेशन की धुंधली यादें आने लगती हैं। वो एक शेल्फ से ट्रॉफी उठाता है और उससे एजेंटों की पिटाई कर देता है। दुर्भाग्य से उनमें से एक एजेंट जल्दी संभल जाता है और हाई जो के सिर में गोली मारने की कोशिश करता है। तभी सुस्ती में डूबी एना दूसरे एजेंट की बंदूक छीन लेती है और हाई जो को बचाने के लिए गोलियां चला देती है। इसके बाद हाई जो उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे वो पूरी तरह होश में आ जाती है और उससे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। एना उसे पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि वो हर बार जेन को बचाने में नाकाम रहती है। वो ये भी बताती है कि वे ये बातचीत कई बार कर चुके हैं और यहाँ तक कि उन्होंने साथ मिलकर एजेंटों से लड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन हर बार वे मारे गए। एना को डर है कि जेन उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन हाई जो को लगता है कि लड़का असल में उसका इंतजार कर रहा है। सिमुलेशन नंबर 21,499 में एना और हाई जो एक बार फिर एजेंटों के साथ गोलीबारी में फंस जाते हैं। हाई जो कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए वे दूसरी मंजिल पर जाने के लिए खिड़की से बाहर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे गलियारों में दौड़ते हैं, हाई जो एक एजेंट से अकेले लड़ता है और खुद को खतरे में डालकर एना को अपने बेटे को खोजने के लिए आगे भेज देता है। एना एक खाली अपार्टमेंट में भागती है जहां और भी एजेंट उसे पकड़ने के लिए उस पर झपटते हैं, लेकिन तभी एक विशाल लहर खिड़की तोड़कर अंदर आती है और उन सबको पीछे फेंक देती है। अब आज़ाद होकर एना जेन को ढूंढने के लिए चारों ओर तैरती है, लेकिन वो अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाती, इसलिए वो पानी की सतह पर जाने का फैसला करती है। पानी अब इतना ऊपर आ गया है कि वो छत तक पहुंच सकती है। जब वो एक लावारिस अलमारी वार्डरोब खोलती है तो उसे आखिरकार एक बेहोश जेन मिल जाता है। वो तुरंत उसे दवा देती है, फिर भी लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। एना बुरी तरह टूट जाती है और उसे इतनी बार छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी जेन जाग जाता है और कहता है कि उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। जब उसने विदा कहा था तो उसने जेन से अलमारी में इंतजार करने को कहा था क्योंकि वो वापस आएगी और उसने अपना वादा निभाया है। उसी समय ये पता चलता है कि असलियत में उल्कापिंडों ने एना वाले रॉकेट को टक्कर मारी थी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मरने से पहले एना ने डायरेक्टर से उसके दिमाग का उपयोग सिमुलेशन के लिए करने को कहा था ताकि वो जेन के साथ फिर से रह सके। वैज्ञानिकों ने उसकी यादें निकाली और उन्हें अपने सिस्टम में अपलोड कर दिया, इस उम्मीद में कि इससे मानवता को मदद मिल सकेगी। छत पर एजेंट पास आ रहे हैं और एक विशाल लहर इमारत को ढकने वाली है। एना जेन को उसका चश्मा गॉगल्स देती है और उसे तैरने के लिए कहती है। वो पानी में कूद जाता है जबकि एजेंट उसकी मां को पकड़ लेते हैं। एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि जेन और हैन मो के बच्चे असल में कंपनी द्वारा चाइल्ड एआई विकसित करने के लिए बनाए गए प्रिंट किए गए बच्चे थे। इसीलिए एजेंटों का कहना था कि उन्हें पीछे छोड़ा जा सकता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ डेटा की जरूरत थी। जेन गुआन से तब मिला था जब प्रयोग शुरू हो चुका था, फिर भी गुआन उसका पिता बनने के लिए तैयार हो गया और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। जब गुआन की मृत्यु हुई तो उसके जाने का असर एना और जेन दोनों पर पड़ा। वर्तमान में सिमुलेशन फिर से रीसेट होने वाला है। एना एजेंटों की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है और अपने बेटे के पास जाने के लिए बाढ़ के पानी में कूद जाती है। डेटा के बीच से गिरते हुए और पानी में तैरते हुए एना सतह पर आती है और देखती है कि जेन एक एंटीना को पकड़े हुए है। वह उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है कि वे साथ मिलकर तैरेंगे, इससे पहले कि एक लहर उन्हें नीचे ले जाए। सिस्टम उसके इस निस्वार्थ भाव को देखता है और आखिरकार सिमुलेशन को सफल मानता है। एना और जेन के एआई को नए शरीरों प्रिंटेड बॉडीज में डाल दिया जाता है और मानवता की यादों के साथ एक नए ग्रह पर एक नया समाज शुरू करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें।